Hello students, welcome to Shortcut. So today we'll start Social Science of class 8th standard of Gujarat board. The first chapter from this book is Arrival of Europeans in India. Arrival of Europeans in India मतलब जो यूरोपियंस थे, जो अंग्रेज़ थे, वो भारत में किस प्रकार से आए, ये चैप्टर हमें उसकी जानकारी देगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. भारत जो था उस समय दुनिया में एक बहुत ही ज़्यादा समृद्ध देश था, जो बहुत ही ज़्यादा रिच कंट्री था. हमारा जो कल्चर था, हमारी जो समृद्धता थी, वो सब देश विदेशों में फैली हुई थी. यानी कि दुनिया भर से लोग जो थे वो भारत का गुणगान करते थे और भारत में आकर व्यापार करना चाहते थे. जिस प्रकार आज आप देखते हैं ना, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ का किस प्रकार से हालत है कि ज़्यादातर दुनिया के लोग वहाँ जाकर काम और बिजनेस करना चाहते हैं, वैसे ही पुराने समय में भारत की वो छवि थी कि विदेश विदेशों से लोग जो थे वो सब भारत में आकर अपना बिजनेस, अपना काम सेटअप करना चाहते थे. पहले जो मर्चेंट्स थे वो लैंड रूट के द्वारा भारत के साथ व्यापार करते थे. किसके द्वारा? लैंड रूट, यानी कि ज़मीनी रास्ते से वो भारत के साथ व्यापार करते थे. कई सालों तक अरब लोग जो थे वो भी लैंड रूट से भारत का ट्रेड करते थे. हम बात करें अरब्स की, अरेबियन रूलर्स जो थे, अरब के ट्रेडर्स जो थे वो. और फिर सडनली क्या हुआ, जो लैंड रूट था उस लैंड रूट पे टर्क मुस्लिम्स का कब्जा हो गया, जो कि जगह थी जिसका हम नाम बोलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको आज हम तुर्की के नाम से जानते हैं. इस्तांबुल जो है उस समय उसको हम कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जानते थे. तो वहां पर टर्क मुस्लिम्स का कब्जा हो गया, जिस कारण से वो लैंड रूट बंद कर दिया गया. तो सिचुएशन बदल गई. अब जो व्यापार था उसकी वजह से भारत के अंदर बनी चीज़ों की डिमांड, जैसे कि सिल्क हो गया, कॉटन क्लोथ्स, मसलिन, ब्लैक पेपर और स्पाइसेस, यानी कि जो मखमल का कपड़ा रहता है वो, कॉटन के कपड़े, काली मिर्ची और भांति भांति के मसाले, इन सब की डिमांड जो थी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी. और उसी दौरान जब ये कॉन्स्टेंटिनोपल का रास्ता बंद हो गया, तो अब भारत की चीज़ों की डिमांड को पूरा करने के लिए बड़े बड़े व्यापारी जो थे वो सी रूट ढूंढने की कोशिश करने लगे, ताकि वो भारत के साथ व्यापार जारी रख सकें. आप यहाँ पर जो ये पिक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर देख सकते हैं आप लैंड रूट के द्वारा किस प्रकार से भारत से, ये देखिए, ये रहा इस्तांबुल, जो आप यहाँ पर डॉट देख रहे हैं, ये तो जो इस्तांबुल था इसके रास्ते, ये देखिए वेनिस, जिनेवा आ गया, यानी कि यूरोप आ गया. तो यहाँ से इस प्रकार से ये लोग जाते थे. लेकिन जब ये रास्ता बंद कर दिया गया, फिर यहाँ जो ये लोग थे, यूरोपियन लोग थे, इन्होंने रास्ता ढूंढा. देखिए ऊपर से घूम कर केप ऑफ गुड होप आए और फिर केप ऑफ गुड होप होते हुए ये कोची, कैलिकट पहुँचे. तो मतलब इनको एक रास्ते की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, जिसको हम उस समय इस्तांबुल, आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, जो कि तुर्की की राजधानी है, उस पर अंग्रेज़ों, इनका तुर्क मुस्लिम्स का कब्जा हो गया. उसके बाद उन्होंने ये रास्ता बंद कर दिया. तो चलिए आगे देखते हैं क्या है. क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में देखते हैं हम. तो दुनिया भर के जो सेलर्स थे, सेलर्स मतलब नाविक, वो ढूंढ ढूंढ कर कोशिश कर रहे थे किसी न किसी तरीके से भारत की तरफ जाने का एक सी रूट ढूंढ सके, ताकि भारत और यूरोप के बीच में ट्रेड, व्यापार जो था वो फिर से शुरू किया जा सके. अब कोलंबस के बारे में देखते हैं. क्रिस्टोफर कोलंबस, जिनका पूरा नाम था, वो जो थे वो इटालियन एक्सप्लोरर थे. कहाँ के थे वो? इटली के थे. और वो बहुत ही बहादुर सेलर थे, और इन्होंने भारत के लिए जो रास्ते की खोज करनी थी सी रूट की, उसके अंदर बहुत ही बड़ा योगदान इन्होंने दिया. इनका मानना था कि अगर हम ईस्ट से वेस्ट जाना चाहते हैं
इनका मानना था कि हम ईस्ट जाना चाहते हैं तो वेस्ट से होकर हम जा सकते हैं, यानी कि ऊपर से घूमकर। अब ऐसा ये क्यों मानते थे? कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंडिया एंड एक्सीडेंटली रीच्ड अमेरिका। कोलंबस ने अपनी जर्नी शुरू की, यानी कि अपनी जो यात्रा थी वो शुरू की, और कहाँ पहुँच गए? अमेरिका। अब एक्चुअल में इंडिया आना चाहते थे लेकिन पहुँच गए अमेरिका। अब जब तक ये जीवित थे, अब कोलंबस जब तक जीवित थे, इनका मानना था मिसकंसेप्शन का मतलब होता है गलत धारणा, एक रॉन्ग बिलीफ, एक मिस बिलीफ, यानी कि वो मानते रहे कि उन्होंने इंडिया का सी रूट ढूंढ लिया है, यानी कि वो अमेरिका चले गए, लेकिन उनका मानना था कि वो अमेरिका नहीं, वो इंडिया पहुंच गए हैं और इंडिया का रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया है। इसी कारण से आज भी जो अमेरिका के जो लोग हैं उनको हम रेड इंडियंस के नाम से जानते हैं। और आइलैंड ग्रुप, जो कि एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो करेबियन सी के अंदर, उसको हम वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं, वेस्ट इंडीज। तो ये सब इंडिया के नाम पे पड़ा हुआ है। आगे हम पढ़ेंगे वास्को ड गामा के बारे में। वास्को ड गामा जो थे वो पोर्टुगल के रहने वाले थे, और ये ही व्यक्ति थे जो रिस्पॉन्सिबल हैं भारत का सी रूट खोजने में। इन्होंने केप ऑफ गुड होप का एक चक्कर लगाया साउथ अफ्रीका में, और फिर ये कैलिकट पहुंचे 22 मई 1498 को। अब इसके लिए मैं आपको एक बार फिर इसका रास्ता दिखा देता हूँ। देखिए, ये रहा पोर्टुगल, यहाँ से इन्होंने शुरू किया और ऐसे घूमते हुए ये कहाँ पहुँचे? केप ऑफ गुड होप। यहाँ आप देख सकते हैं ये साउथ अफ्रीका का लोएस्ट पार्ट है, दैट इज केप ऑफ गुड होप। यहाँ पहुँचने के बाद ये इसी रास्ते से होते हुए मोजाम्बिक और फिर कैलिकट पहुंचे 1498 के अंदर। उस समय कैलिकट के ऊपर उस समय जो राजा रूल कर रहे थे उनका नाम था किंग जैमोरिन। ये चैप्टर सुनना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 9th में आते ही आपको फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें इसी के बारे में, इसी से रिलेटेड चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जैमोरिन ने पोर्टुगीज़ लोगों को, यानी कि पुर्तगाल के जो लोग थे, वहाँ के जो लोग थे, उनको भारत के अंदर ट्रेड करने की परमिशन दे दी। तो इस प्रकार पोर्टुगीज़ लोगों ने सबसे पहला जो अपना ट्रेड सेंटर बनाया वो कैलिकट में बनाया। कब बनाया? 1500 सीई में। उन्होंने अपने फोर्ट को, यानी कि जो उनका फोर्ट था या जो ट्रेड सेंटर था, उसको उन्होंने फोर्टिफाइड कर लिया। फोर्टिफाइड मतलब जैसे फोर्ट मतलब होता है किला। किले की दीवारें कैसी होती हैं? बहुत ऊंची ऊंची। तो उसी प्रकार इन्होंने उस अपने जो ट्रेड सेंटर कह सकते हैं उसको फोर्टिफाइड कर लिया, ऊंची ऊंची दीवारें बना ली, और वहाँ पर एक अपना कमांडर इन चीफ, एक कमांडर भी बना दिया, जिसका नाम था अल्बुकरक। अल्बुकरक को इन्होंने अपना कमांडर इन चीफ बना दिया, ताकि ये उस किले की, यानी कि जहाँ पर ये बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे, उसकी रक्षा कर सके। फिर इन्होंने भारत के अंदर लड़ाइयाँ लड़नी शुरू की, और इनका जो कमांडर इन चीफ था वो गोवा के ऊपर इन्होंने 1506 में जीत दर्ज की, यानी कि 1506 में इन्होंने गोवा को जीत लिया। और लगभग 100 सालों के अंदर पोर्टुगीज लोगों ने 100 साल तक, यानी 1500 से लेकर 1600 तक मैंगलोर, कोची, गोवा, दीव, मुंबई एंड आइलैंड ऑफ लंका, इन सब जगहों पे 100 सालों के अंदर पोर्टुगीज़ लोगों ने कब्जा कर लिया। तो यानी कि 1500 में सब। तो हम यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले भारत में आने वाले जो लोग थे वो थे पोर्टुगीज़ लोग। पोर्टुगीज़ पीपल वर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया। तो हम बोलते हैं अंग्रेज़ आए थे, लेकिन अंग्रेज़ नहीं, ये पोर्टुगीज़ लोग थे। अब पोर्टुगीज़ रूल का एंड कैसे हुआ, यानी कि इनका खात्मा कैसे हुआ, वो देखेंगे हम यहाँ पर। जब 17th सेंचुरी शुरू हुई तो पोर्टुगीज़ ने अपना जो ट्रेड था वो बंगाल तक फैला दिया, यानी कि अभी तक ऊपर देखिए हमने जो पढ़ा है यहाँ पर बंगाल का कहीं नाम नहीं है। और जब ये बंगाल तक फैलाने लगे अपना जो था ये रूल, जो ट्रेड जो था, उस समय मुगल एम्परर, मुगल राजा जो थे शाहजहां, वो भारत में रूल कर रहे थे दिल्ली पे। तो जब ये बंगाल में ट्रेड करने गए तो बंगाल के जो सूबेदार थे, बंगाल के जो सूबेदार, जो वहाँ के जो सूबे को देखते थे, बंगाल से जो भी टैक्स वगैरह कलेक्ट करके जो शाहजहां तक पहुंचाते थे, उन्होंने कंप्लेन की शाहजहां को पोर्टुगीज़ लोगों के बिहेवियर के बारे में।
कि ये लोग बिना परमिशन के यहाँ पर अपना ट्रेड कर रहे हैं और इनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा नहीं है। इसी कारण से द फोर्ट ऑफ हुगली वॉज डिमोलिश्ड। तो फोर्ट ऑफ हुगली यानी कि हुगली हुगली जो कि बंगाल में एक जगह है, वहाँ जो किला बनाया गया था पोर्टुगीज़ लोगों के द्वारा, उसको तोड़ दिया गया। और इनकी जो शिप्स थी, पोर्टुगीज़ लोगों के जो जहाज़ थे पानी वाले, उनको भी क्या कर दिया गया, जला दिया गया राजा के ऑर्डर पे। और इस प्रकार से पोर्टुगीज़ रूल जो था वो भारत से ख़त्म हुआ। ये सिर्फ 3-4 जगहों पे रह गया, जैसे कि दमन, दीव और गोवा। तो यहाँ पर सिर्फ इनका जो रूल था वो जारी रहा, बाकी पूरे भारत के अंदर से इनका रूल ख़त्म हो गया। अब इसके बाद डच लोग भी भारत में आए। डच लोग वो हैं जो हॉलैंड के रहने वाले हैं। हॉलैंड को आज हम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। तो नीदरलैंड्स और हॉलैंड एक ही जगह है और यहाँ के रहने वाले लोगों को हम डच कहते हैं। डच लोग भी 16th सेंचुरी के एंड में भारत में ट्रेड करने आए थे। उन्होंने जो अपने ट्रेड सेंटर्स थे वो पुलिकत, मद्रास, जिसको आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, यहाँ पर अपने फोर्ट्स बनाए। इसके अलावा उन्होंने एक ट्रेड सेंटर अपना आगरा में भी बनाया। और उसी दौरान ब्रिटिशर्स भी भारत में आए। और जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो डच और ब्रिटिश लोगों के बीच में ट्रेड के लिए लड़ाइयाँ होने लगी। और इस कंपटीशन के अंदर डच लोग ज़्यादा समय टिक नहीं पाए और वो भारत छोड़कर चले गए। यानी कि हमने देखा पोर्टुगीज़ आए, फिर डच आए, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने ये टिक नहीं पाए। अब ब्रिटिश इंटरेस्ट इन जब क्वीन एलिजाबेथ रूल कर रही थी इंग्लैंड के ऊपर, 1600 ईयर की बात है, 1600 सी में, तो ब्रिटिश लोग जो थे उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसको नाम दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी जो थी ये मर्चेंट से बिलोंग करती, मर्चेंट मतलब व्यापारियों से बिलोंग करती थी, यानी कि व्यापारियों की थी। और इनका काम क्या था, ये वेल्थ इकट्ठा करना चाहते थे अपने देश के अंदर, यानी कि वेल्थ जो है वो इकट्ठा करना चाहते थे भारत से लूट कर। यानी कि भारत के अंदर वेल्थ नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, या जो भी था हमारे पास वो लूट कर वो अपने देश ले जाना चाहते थे। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप, तो उसी प्रकार फर्स्ट ब्रिटिश शिप जो थी वो सूरत में, पोर्ट जो था एक बंदरगाह थी वहाँ पर 1608 में एक शिप आई जिसके कैप्टन थे विलियम हॉकिंस। कौन थे कैप्टन इस शिप के, विलियम हॉकिंस। सो हम कह सकते हैं कि विलियम हॉकिंस वाज द फर्स्ट ब्रिटिशर टू सेट फुट ऑन इन इंडिया। भारत के धरती के ऊपर जो पैर रखने वाला जो पहला अंग्रेज, पहला ब्रिटिशर था वो कौन था, कैप्टन विलियम हॉकिंस। यहाँ पर आने के बाद उस समय के जो रूलर थे हमारे जहांगीर, इन्होंने इनसे बात की लेकिन इनको परमिशन नहीं मिली ट्रेड करने की। यानी कि जहांगीर से इन्होंने पूछा कि हम ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन जहांगीर ने इनको परमिशन नहीं दी। इसके बाद सर थॉमस रॉय, कौन आए, थॉमस रॉय आए, जिन्होंने आकर सूरत में उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर लगाने की परमिशन ली। फिर वो दिल्ली गए शाहजहां से मिलने, और शाहजहां ने इनको परमिशन दे दी बंगाल में ट्रेड करने की। देखिए विलियम हॉकिंस को परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन फिर सर थॉमस रॉय आए जिन्होंने शाहजहां से मिलकर परमिशन मांगी और उनको परमिशन मिल गई। अब हमने देखा पोर्टुगीज़ आए, डच आए, ब्रिटिशर्स आए, इसके बाद फ्रेंच लोग भी आए। फ्रेंच लोगों ने एक कंपनी बनाई जिसको नाम दिया गया द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1664 के अंदर ये बनाई गई थी। और इन्होंने आकर सूरत, मछलीपट्टनम और पुडुचेरी, जिसको हम पहले पौंडीचेरी के नाम से जानते थे, यहाँ पर क्या लगाई, अपनी फैक्ट्रीज लगाई। उस समय जो फ्रेंच कंपनी थी उसके हेड थे जोसेफ फ्रांसिस डुप्लिक्स। ये जो व्यक्ति जिसका नाम हमने भी लिया, ये व्यक्ति जो था ये फ्रेंच कंपनी का हेड था। और इनकी एक इच्छा थी कि यूरोपियन रूल जो था वो भारत के अंदर और ज़्यादा बढ़ा सके। इस कारण से द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश स्टूड इन कंपटीशन अगेंस्ट ईच अदर। इसी वजह से फ्रेंच और ब्रिटिश लोग आपस में कंपटीशन में लड़ने लगे, यानी कि कौन ज़्यादा रूल बढ़ाएगा अपना, या तो ब्रिटिशर्स या फ्रेंच, तो इसलिए आपस में ये लड़ने लगे। इनके बीच में इन्यूमरेबल डिस्प्यूट्स, यानी कि बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारी बैटल्स हुई इनके बीच में, लेकिन फाइनली विनर के रूप में कौन खड़ा हुआ, ब्रिटिशर्स।
यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो जीतते गए हर एक लड़ाई को, और वो फाइनल जो विनर माना गया वो इन्हीं को माना गया। द फ्रेंच रिटेन देयर कंट्रोल। अब ऐसा नहीं कि फ्रेंच लोग यहाँ से चली गए, फ्रेंच लोगों ने कुछ जगहों पे अपना कब्जा जारी रखा, जैसे कि पुडुचेरी हो गया, देन हम बात करते हैं माही, चंद्रनगर, इन जगहों पे फ्रेंच लोगों का कब्जा जारी रहा। फिर आता है ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल। तो इस तरह हम देखा कि फ्रेंच लोग गिनी चुनी जगहों पर रूल करने के लिए रह गए, और उसी प्रकार हमने देखा था कि जो डच थे उनको भी इसी प्रकार से किया गया। पोर्टुगीज़ लोग थे वो भी कुछ ही जगहों पर रूल करने के लिए रह गए। तो मेन पावर के रूप में भारत में देखा जाए तो खड़ा हुआ ब्रिटेन। ब्रिटिश पावर जो थी वो सबसे ज़्यादा ताकतवर बनकर खड़ी हुई भारत में। ब्रिटिशर्स ने पहला जो ट्रेड करना शुरू किया था वो रिवर हुगली के किनारे पे अपना एक फोर्ट बनाया उन्होंने। फोर्ट हम कह सकते हैं ट्रेड सेंटर बनाया। कब बनाया था? 1651 में। The fort was the forts were garrisoned for their protection of the factory and got the permission from Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes। ये फोर्ट जो था इसको कुछ सैनिक, यानी कि इस फोर्ट के अंदर कुछ सैनिकों को भी तैनात करने की परमिशन दी गई शहनशाह के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, ताकि औरंगजेब के द्वारा, ताकि क्योंकि धीरे धीरे आते आते शाहजहां और इनका रूल ख़त्म हुआ तो आगे औरंगजेब जब आए तो औरंगजेब से परमिशन लेकर इन्होंने यहाँ पर कुछ ट्रूप्स यानी कि कुछ फौजी आर्मी भी थोड़ी बहुत तैनात की ताकि अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। और इन्होंने परमिशन ये भी ले ली कि हम बिना टैक्स पे किए, विदाउट पेइंग टैक्स, तो ये बिना टैक्स पे किए भी काम करने लगे अगेंस्ट एन एनुअल पेमेंट, यानी कि साल में ही पेमेंट करते थे, लेकिन एनुअल टैक्स देना इन्होंने बंद कर दिया। तो इस प्रकार इन्होंने भारत में अपना दबदबा कायम करना शुरू किया। द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल बिटवीन 1757 टू 1857। आप जानते हैं कि 1857 में पहली क्रांति हुई थी भारत की तरफ से, फर्स्ट रेवोल्यूशन, और 1757 यानी कि 100 सालों के अंदर क्या क्या हुआ वो देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहती थी भारत से, और बंगाल के अंदर उनको क्या ऑर्डर मिला था? टैक्स फ्री ट्रेडिंग, कि उनको टैक्स पे ही नहीं करना है बंगाल के अंदर। तो भाई अब जो ये रूल बनाया गया था, ये जो परमिशन मिली थी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी कि भाई आप बिना टैक्स पे किए ट्रेड कर सकते हो, लेकिन कुछ प्राइवेट ट्रेडर्स मतलब जो प्राइवेट यानी कि जो पर्सनल ट्रेडर्स जो थे वो भी बिना टैक्स पे किए काम करने लगे। इस कारण से जो टैक्स कलेक्ट होता था, जो इनकम होती थी टैक्स से बंगाल में, वो धीरे धीरे क्या होने लगी? कम। अब आप देखिए, अब सरकार ने कहा है कि भाई सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि राजा ने कहा, औरंगजेब ने बताया कि सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो टैक्स नहीं पे करेगी, लेकिन जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं उनको तो पे करना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे, जो अंग्रेज़ों के, वो भी पे नहीं कर रहे थे। इससे टैक्स में बहुत कमी हुई, यानी कि टैक्स नहीं आएगा तो इनकम कम हो जाएगी। ऐसे में जो नवाब थे बंगाल के, मुर्शिद कुली खान, इन्होंने इनका विरोध किया। क्या किया? इनका विरोध किया कि भाई टैक्स नहीं आ रहा है, तो टैक्स नहीं आएगा तो कैसे चलेगा। तो मुर्शिद कुली खान ने इनका विरोध किया और इनके बीच में डिस्प्यूट बढ़ती गई। और मुर्शिद कुली खान के बाद जो दूसरे रूलर आए, अली वर्दी खान, तो उनके रूल के दौरान भी इन अंग्रेज़ों के अंदर और उनके आपस में टकराव जारी रहा। अली वर्दी खान के बाद उनका बेटा सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठा। देखिए, मुर्शिद कुली खान, टकराव जारी था, अली वर्दी खान आए, टकराव जारी था, फिर सिराजुद्दौला आए, टकराव अभी भी जारी था। और सिराजुद्दौला के आने के बाद एक बैटल हुआ, एक युद्ध हुआ अंग्रेज़ों के साथ, जिसको हम बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। ये युद्ध जो आप इसके बारे में आपने सुना होगा हमारी हिस्ट्री के अंदर, बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी का जो युद्ध था वो सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ा गया था। हुआ क्या था इसमें? सिराजुद्दौला 1756 में ये रूलर बने थे बंगाल के, और इनके बीच में अंग्रेज़ और जो ब्रिटिशर्स और ये जो सिराजुद्दौला थे, इनके बीच में आपस में रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। इसीलिए ब्रिटिशर्स जो थे वो
सिराजुद्दौला के कंपिटिटर्स जो थे, यानी कि सिराजुद्दौला के जो अगेंस्ट में अपोजिट जो पार्टी वाले लोग थे उनको बहुत सपोर्ट करते थे ताकि सिराजुद्दौला को गद्दी से जल्द उतारा जा सके। इसी कारण से ब्रिटिश मर्चेंट्स यानी कि अंग्रेज़ी जो ट्रेडर्स थे उनके बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में काफ़ी टकराव चलता रहता था। और ब्रिटिश मर्चेंट्स जो थे वो पेमेंट टैक्स की करते नहीं थे, टैक्स तो भरते नहीं थे। इस कारण से सिराजुद्दौला और उनके बीच में अक्सर टकराव होता रहता था। अब जब अंग्रेज़ मर्चेंट्स टैक्स नहीं भरते थे, जो कि इंडियंस को भी भरना पड़ता था, देखिए कॉमन पब्लिक जो है जो ट्रेड कर रही है टैक्स तो सभी भरेंगे ना, तो इंडियन को भी ट्रेड भरना था और फॉरेनर्स को भी ट्रेड भरना था, लेकिन अंग्रेज़ जो थे वो ट्रेड नहीं भरते थे। तो सिचुएशन जो थी वो और ज़्यादा बिगड़ गई, यानी कि अंग्रेज़ों ने टैक्स बिल्कुल ही नहीं भरा, भले वो प्राइवेट कर रहे थे या सरकारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ऐसे में सिचुएशन बिगड़ गई और सिराजुद्दौला ने ऑर्डर दिया ब्रिटिश को कि वो अपने फैक्ट्री को, यानी कि जो भी उनका ट्रेड सेंटर, उसको फोर्टिफाई नहीं कर सकते। फोर्टिफाई करने का मतलब उसके ऊपर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करके उसको किले की तरह तब्दील करना, वो नहीं कर सकते हैं। और रूल के हिसाब से उनको क्या पे करना है, टैक्स पे करना है। एंड ट्रेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन, ट्रेड अगर करना है तो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ही करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से आपको कुछ नहीं करना है। इससे काफ़ी दोनों तरफ सिचुएशन बिगड़ गई और सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों पे अटैक करना पड़ा। और सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का जो फोर्ट था, जहाँ पे ट्रेड सेंटर था, उस पर अटैक किया और उनको तो फोर्ट तोड़ के उनको वहाँ से भगा दिया कलकत्ता से। अब ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इस बात की खबर अपने जो उनके लीडर थे रॉबर्ट क्लाइव उनको भेजी, जो कि उस समय चेन्नई में तैनात थे। रॉबर्ट क्लाइव उस समय चेन्नई में थे और रॉबर्ट क्लाइव को जब इस बात की जानकारी लगी तो वो अपनी छोटी सी आर्मी लेकर, जो भी कुछ उनके पास सैनिक थे, उनको लेकर बंगाल पहुंचे। क्लाइव ने क्या किया, ब्राइब मतलब रिश्वत देना। उन्होंने मीर जाफ़र कौन था, कमांडर इन चीफ था किसकी आर्मी का, सिराजुद्दौला की आर्मी का। अब देखिए अंग्रेज़ लोग रिश्वत देकर धोखाधड़ी में कितने उस्ताद थे, उसको हम यहाँ पर जान सकते हैं। देखिए रॉबर्ट क्लाइव के पास ज़्यादा आर्मी नहीं थी, इसलिए उसको पता था कि वो डायरेक्टली सिराजुद्दौला को नहीं हरा पाएगा, इसलिए उसने रिश्वत देकर कमांडर इन चीफ जो था सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ मीर जाफ़र को अपने साथ मिला लिया और उसको प्रॉमिस किया कि जैसे ही सिराजुद्दौला को हम हरा देंगे तो हम तेरे को क्या बना देंगे, तुमको राजा बना देंगे, यहाँ का नवाब बना देंगे। तो इस तरीके से कोई भी आदमी उनके झांसे में आ जाएगा। इस तरीके से उन्होंने, जो कमांडर इन चीफ था वो अंग्रेज़ों की तरफ हो गया। और इस प्रकार रॉबर्ट क्लाइव जो थे, जब युद्ध शुरू हुआ तो रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी जो थी, जब आर्मी जो है वो पूरी किसकी बात मानेगी, कमांडर की। तो कमांडर अगर गलत नीति बनाएगा तो ऑब्वियसली नुकसान होने वाला है। तो इस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया और उसको मार दिया, मर्डर कर दिया सिराजुद्दौला का। कब, बैटल ऑफ प्लासी के दौरान। तो बैटल ऑफ प्लासी में जब युद्ध हुआ रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, तो जो आर्मी थी सिराजुद्दौला की वो अंग्रेज़ों की तरफ से ही लड़ी, यानी कि पूरे तरीके से वो उनके साथ मिले हुए थे, जो कमांडर भी था उनकी तरफ। तो इस तरीके से सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतार दिया गया। ये पहली वॉर थी जो कि भारत के अंदर कंपनी ने लड़ी थी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेड करने आई थी, लेकिन पहली ये लड़ाई थी जिसमें वो लड़े थे भारत। और इसके साथ ही भारत के अंदर ब्रिटिश रूल पड़ने लगा, क्योंकि अब अंग्रेज़ों को पता लग गया कि हम इन लोगों को आसानी से हरा सकते हैं। और इसी इवेंट को, यानी बैटल ऑफ प्लासी को, एक टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है भारत की हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसके बाद अंग्रेज़ों ने जगह जगह लड़ाइयाँ लड़ी और भारत को अपने कब्ज़े में धीरे धीरे लेना शुरू किया। अब आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि अगर सिराजुद्दौला की तरफ से जो कमांडर इन चीफ था, अगर वो अंग्रेज़ों की आर्मी में नहीं मिला होता तो ऑब्वियसली आज पिक्चर अलग होती और आज अंग्रेज़ भारत को छोड़कर काफ़ी समय पहले चले गए होते, या फिर वो सिर्फ एज ए ट्रेडर्स ही काम कर पाते। तो चलिए आगे देखें। अभी एक और लड़ाई के बारे में पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है हमारी हिस्ट्री का, दैट इज़ बैटल ऑफ बक्सर। अब रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने प्रॉमिस किया था मीर जाफ़र को कि तुम्हें राजा बना दिया जाएगा, तो मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। देखिए बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था, मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था और उसने अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ाई लड़ी और सिराजुद्दौला को हरा दिया। उसके बाद मीर जाफ़र को क्या बनाया गया, हेड बनाया गया, यानी कि नवाब बनाया गया बंगाल का। और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव वेंट बैक टू इंग्लैंड।
रॉबर्ट क्लाइव कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। समय बीतता गया, मीर जाफ़र जो था उसको ऐसा लगने लगा कि वो अंग्रेज़ों का ग़ुलाम है। अब एक्चुअली तो ग़ुलाम ही था ना, जब अंग्रेज़ों ने ही तो उसको गद्दी दिलवाई थी। तो ये गलत तरीके से धोखाधड़ी से जब आप किसी के साथ ऐसा करोगे तो आपको भी तो वो चीज़ भुगतनी पड़ेगी। तो अंग्रेज़ों का ग़ुलाम की तरह उसको लगने लगा कि अंग्रेज़ मेरे हर काम में टांग अड़ाते हैं। इस कारण से कंपनी जो थी, यानी कि अंग्रेज़ जो थे, उन्होंने मीर जाफ़र को हटा दिया। यानी कि मीर जाफ़र को अपनी मर्ज़ी से उन्होंने गद्दी से हटा दिया और उसके सन इन लॉ, उसका जो सन इन लॉ था मीर जाफ़र का, जिसका नाम था मीर कासिम, उसको गद्दी पे बिठा दिया। देखिए अंग्रेज़ कितना ज़्यादा हमारे साथ कठपुतली की तरह गेम खेलते थे, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि पहले उन्होंने मीर जाफ़र को बनाया, फिर उसको हटा के मीर कासिम को बिठा दिया गद्दी पे। मीर कासिम जो था वो भी एक बहुत ही ज़्यादा सक्षम, डिसिप्लिन्ड और एक बहुत ही ज़्यादा क्लेवर, चतुर रूलर था। और इस कारण से नवाब और कंपनी के बीच में काफ़ी परेशानियां होने लगी कि वो टैक्स तो भरते नहीं थे अंग्रेज़, तो इस कारण से ये चीज़ मीर कासिम को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। इसी कारण से दोनों फोर्सेस जो थी, यानी कि अंग्रेज़ों की आर्मी जो थी वो और मीर कासिम की आर्मी हमेशा आमने सामने रहती थी। और 1763 में 1763 की बात की जाए तो मीर कासिम के साथ एक युद्ध लड़ा गया कंपनी की तरफ से, लेकिन मीर कासिम जो था वो युद्ध में बचकर निकल गया। क्लियर हो रही है बात आपको? देखिए पहले बहुत ही एक सिंपल सा इंसिडेंट है, एक असेंडिंग ऑर्डर में हम देखते हैं। सबसे पहले सिराजुद्दौला था रूलर, सिराजुद्दौला हराया गया मीर कासिम की मदद से, जो कि उस टाइम कमांडर इन चीफ था। फिर मीर जाफ़र जो था वो गद्दी पे बैठा, उसकी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं अच्छे से जमी, तो फिर अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम जो कि उनका सन इन लॉ था उसको बिठाया। मीर कासिम की भी अंग्रेज़ों के साथ तन गई और मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ, जिस युद्ध में अंग्रेज़ जीत गए, लेकिन मीर कासिम जो था वो बचकर भागने में सफल हो गया, वो चला गया। अब मीर कासिम जो था वो भाग कर चला गया कहाँ? वो चला गया नवाब ऑफ अवध के पास। कहाँ चला गया? नवाब ऑफ अवध। और उस समय वहाँ पर शुजाउद्दौला और मुग़ल एम्परर शाह आलम, ये लोग भी वहाँ आए हुए थे। अब इन सब ने मिलकर अपनी आर्मी को कंबाइन किया, ज्वाइन किया, यानी कि इन्होंने अपनी आर्मी को मिला लिया, यानी कि तीनों ने मिलकर हाथ मिलाया आपस में और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की प्लानिंग की। अब इनकी कंबाइंड फोर्सेज, यानी इन सब की जो जॉइंट आर्मी थी, वो कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए 1764 में बक्सर में उतरी। 1764 में बक्सर में एक युद्ध हुआ, जहाँ पर इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस युद्ध को भी जीत लिया, यानी कि इन तीनों की जॉइंट आर्मी भी अंग्रेज़ों को नहीं हरा पाई। और इस प्रकार से जो पूरा बंगाल था, पूरा अवध था जिसको आज हम लखनऊ बोलते हैं, और पूरा मुग़ल एम्पायर जो था वो सब किसके हाथ में चला गया? अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। अब देखिए सब यहाँ पर देखिए मुग़ल एम्परर भी थे, अवध के नवाब भी थे और बंगाल के नवाब भी थे। तो ये सब के हारने से जो इनका राज्य था, जैसे बंगाल हो गया, अवध हो गया और मुग़ल टोटल एम्पायर जो था, कंप्लीट एम्पायर ऑफ मुगल्स, ये सारा अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। फिर रॉबर्ट क्लाइव को फिर से भारत भेजा गया ताकि वो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। और इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी, यानी कि व्यापार करने वाली कंपनी थी, वो भारत के अंदर एक पॉलिटिकल पावर बनकर खड़ी हुई और भारत के ऊपर रूल करने लगी। तो ये था हमारा चैप्टर अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस इन इंडिया। तो इस प्रकार यूरोपियंस भारत में आए और उन्होंने भारत के ऊपर कब्जा किया। चलिए मिलते हैं अब नए वीडियो के साथ जल्द ही। अगला चैप्टर हम लोग इस बुक में जो करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ अराउंड अस। ये चैप्टर हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।